हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के ऊपर जिस कंपनी को अभी हाल ही में अक्टूबर के महीने में म्यूचुअल फंड हाउसेस ने यहाँ पे ऐड किया है। और म्यूचुअल फंड हाउसेस जब भी ऐड करते हैं तो वो रिसर्च बेस्ड होता है और उस आधार पे हम कुछ रिटर्न की उम्मीद यहां पर कर सकते हैं। तो वो कंपनी कौन सी है, किस कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड्स ने दाव लगाया हुआ है, अक्टूबर के महीने में उसमें एडिशन किया हुआ है, आइए जानते हैं उस कंपनी के बारे में और कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल सारी एनालिसिस करते हैं। उसके बाद अपनी राय आप इस कंपनी के ऊपर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप नाम जानने के लिए इंटरेस्टेड तो ये कंपनी है आरबीएल बैंक लिमिटेड। बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर आप मार्केट कैप की बात करेंगे तो 8,636 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। स्टॉक का जो पी है वो है 12.6 यानी 12.6 और आरओसीई 3.95, आरओई नेगेटिव में है -1.32 और बुक वैल्यू 209 रुपए है। करंट में जो प्राइस चल रहा है वो 145 के आसपास चल रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 रुपए की फेस वैल्यू पे अवेलेबल है। आप नाम जान चुके हैं, वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरी तरह से इस कंपनी के बारे में जानना है तो बिल्कुल वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड्स, अगर इस स्टॉक में कंपैरिजन करेंगे बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, एक्सिस, इंडसइंड, आईडीबीआई, यस बैंक और कहीं जाकर के आपको यहाँ पे दिखाई देता है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक की जो आपको पी दिख रही है ठीक ठाक लेवल पर ये अवेलेबल होती हुई नजर आ रही है, यानी अभी भी मार्केट ने इसको वैल्यू नहीं दी है। देखिए, कोई भी जो स्मॉल कैप होता है वो स्मॉल कैप इसलिए होता है क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम जरूर होती है, अदरवाइज तो वो मिड कैप हो या फिर वो जो है लार्ज कैप हो जाता है, लाइक एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। तो अभी तो यहाँ स्ट्रगल है, तो इसलिए ये स्मॉल कैप है, प्रॉब्लम्स है, एक्सपेंशन के मोड में है। तो आइए देखते हैं बाकी फंडामेंटल्स। तो फ्रेंड्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो सितंबर 2019 के रेवेन्यू को अगर हम देखें तो 2190 करोड़ रुपए का ये रेवेन्यू था। और अगर आप सितंबर 2022 की बात करें तो 2263। तो आप ये देखिए, और सितंबर 21 की बात करें तो 2034। तो आपको यहां और यहां इस पॉइंट पर कोई बहुत ज्यादा यहां पे इंक्रीमेंटल ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। यही कारण है कि आपको ये स्मॉल कैप में नजर आ रहा है। तो ऑलमोस्ट आपको 2000 करोड़ रुपए के आसपास ही ये सेल्स नजर आ रही है। तो कम से कम कंपनी ने अपने मार्केट को होल्ड किया हुआ है, ये आप कह सकते हैं। अगर आप इसके ऑपरेटिंग मार्जिन को देखें, जो कि बाकी कंपनियों में ऑपरेटिंग मार्जिन यहां पे बोलते हैं, यहां पे फाइनेंसिंग मार्जिन बोलेंगे, तो ये आपको नेगेटिव नजर में आएगा। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। बिजनेस जो कर रहे हैं उससे इनको नुकसान हो रहा है। 14% अभी सितंबर वाले क्वार्टर में, उसके पहले 15%, उसके पहले 13%, ये माइनस में है। यहां तक कि आपको 28% माइनस सितंबर 21 में दिखा। तो सितंबर 21 के हिसाब से अगर आप इस साल के कंपैरिजन करेंगे तो 28% से 14% हुआ, यानी कि आधा हो गया। ये एक पॉजिटिव साइन आपको दिख सकता है। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करेंगे तो इस समय 257 करोड़ रुपए है सितंबर 2022 में, उसके पहले 284 करोड़ और ये शुरू हुआ था 102 करोड़ रुपए से। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो थोड़ा सा स्लगिश परफॉर्मेंस करते हुए कंपनी यहां तक पहुंची है। बीच में जून 2021 में 621 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नुकसान था। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपनी को यहां पर 188 करोड़ रुपए का मुनाफा है, लेकिन आप अदर इनकम से ये कर रहे हैं। तो अदर इनकम से देखिए करने वाले बिजनेस को यहाँ पे मार्केट जो है डाउनग्रेड करता ही है। 53 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट आपको सितंबर 2019 में था, और अगर आप बात करेंगे सितंबर 2020 में तो वो 152 करोड़ रुपया हुआ और सितंबर 2021 में 10 करोड़। तो यहाँ पर आपको जो भी सपोर्ट मिल रहा है वो मिल रहा है आपके अदर इनकम से, तो वहां इसलिए आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। तो कंपनी अभी अपने कामकाजी मुनाफे में नहीं आई है। तो इस लिहाज से देखिए तो वैसे तो कंपनी जो है प्रॉफिट में है। ईपीएस जो है 101 रुपए 24 पैसा और अभी 3 रुपए 13 पैसा। तो 3 साल पहले के मुकाबले ईपीएस जो है 3 गुना हो चुका है। बस एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि अगर यहाँ पर ये फाइनेंसिंग मार्जिन ये पॉजिटिव कर लेंगे तो और भी अच्छा इनके लिए हो जाएगा। बैंकिंग सेक्टर की सबसे बड़ी चीज आपको एनपीए, ग्रॉस एनपीए का जो डेटा अभी फिलहाल अवेलेबल है वो अगर आप देखें तो इस समय बैंक के जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में जो फर्क है वो आपको नजर आएगा 2% से 4-5% के बीच में। जून 2021 का जो अवेलेबल डेटा है उसके हिसाब से 2% का यहाँ पर एनपीए है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा नजर ये आ रहा है। अब फ्रेंड्स, ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस की अगर आप बात करेंगे तो रेवेन्यू 3713 करोड़ रुपए मार्च 2017 में था।
ये रेवेन्यू मार्च 2018 यानी कि 2018 के फाइनेंशियल ईयर में बढ़कर के 4,561 करोड़ और मार्च 2019 में ये बढ़कर के होता है 6,302 करोड़ और मार्च 2020 में 8,779 करोड़ और फिर उसके बाद मार्च 2021 में 8,676 करोड़ एंड देन मार्च 2022 में 8,445 करोड़ और अभी 8,773 करोड़ होने की संभावना है। तो इस आधार पे आप फिर से देखेंगे तो प्रॉफिट जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है वो आपको नेगेटिव में नजर आ रही है। तो पिछले साल ये 2,378 करोड़ रुपए थी और इस बार 1,359 करोड़ रुपए होने की संभावना है। प्रॉफिट जो फाइनेंसिंग जो मार्जिन है इनकी नेगेटिव में है, 28% पिछले साल और इस बार 14-15% होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पॉजिटिव होगा। नेट प्रॉफिट आपको 447 करोड़ जो 2017 में था वो इस समय 166 करोड़, इनफैक्ट ये पिछले साल माइनस में थे, नेगेटिव में थे, इसीलिए मार्केट ने इनको पनिश किया और अभी जो है ये 683 करोड़ रुपए के आधार पे हो सकता है। तो ईपीएस की बात करेंगे तो नेगेटिव ईपीएस था पिछले साल 2 रुपए 77 पैसे और मार्च 2017 में ये 11 रुपए 91 पैसे और 15 रुपए जो है 18 में, 2019 में 20 रुपए और उसके बाद से ये लगातार घटा और पिछले साल ये नेगेटिव में था और इस बार ये पॉजिटिव में आने की संभावना है। फ्रेंड्स इसी को अगर आप समराइज करेंगे तो इनका जो कंपाउंडेड सेल्स है पिछले 5 साल का 18% और 3 साल का 10% और इस साल केवल 6% होने की संभावना है। कंपाउंडेड जो प्रॉफिट है ये यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है और 397% यहाँ पे उम्मीद है। CAGR में स्टॉक का जो ग्रोथ है वो आपको यहाँ पे नेगेटिव नजर आ रहा है कि किसी भी टाइम फ्रेमवर्क में 5 साल, 3 साल और 1 साल तीनों में ही, और रिटर्न ऑन इक्विटी आपको 5, 3 और 1% क्रमशः 5, 3 और पिछले साल के लिए। फ्रेंड्स अब बैलेंस शीट को अगर आप देखें तो यहाँ पे आप इसके बोरोइंग्स को देखेंगे क्योंकि ये बैंक है तो बैंक में बोरोइंग्स होगी, उसके आधार पर ही ये आगे चलेंगे। तो बोरोइंग्स इसमें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। तो बोरोइंग्स के अगेंस्ट में रिजर्व्स जो है कंपनी के पास 11,000 करोड़ के हैं। तो उस आधार पे जो कंपनी का वैल्यूएशन है एसेट वाइज तो 1,06,163 करोड़ रुपए कंपनी के वैल्यूएशन में है। अब फ्रेंड्स बात करेंगे इस बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो FII यहाँ पे कमांडिंग पोजीशन पे है 29.59%, DII 13.83% है। गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे स्टेक ले रखा है 0.36% और यहाँ पे पब्लिक है 56.22। अगर आप फंडामेंटल की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर तो दिख नहीं रहे और यहाँ कंट्रोलिंग स्टेक जो है यहाँ FII एक डोमिनेंट पोजीशन पर है प्रमोटर्स के रूप में और यहाँ पब्लिक जो है ज्यादा दिख रही है। तो DII की बात आप कर सकते हैं तो 27% कहाँ 2019 में, तो धीरे धीरे यहाँ पर DII घटते नजर आए, लेकिन अब यहाँ इन्होंने इंटरेस्ट वापस से लेना शुरू किया है और FII ने भी पिछले क्वार्टर से अभी अपना स्टेक बढ़ाया है। तो उस आधार पे आप कुछ यहाँ उम्मीद इस शेयर से, इस स्टॉक से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये RBL बैंक का चार्ट है जब से ये लॉन्च हुआ, यहाँ पे 2016 से इसने लॉन्चिंग की, अपना IPO यहाँ पे लिस्ट हुआ और उसके बाद ये एक रनअप लगाता हुआ आपको नजर आया और ये रनअप था करीब 600 रुपए के आसपास का और वहां से ये जो गिरना लगा और तो ये 144 रुपए पे इस समय चल रहा है, यहाँ तक कि इसके नीचे भी ये गया हुआ है। तो इस तरह से RBL बैंक जो है एक लगातार दबाव में चल रहा है। अगर आप फ्रेंड्स देखेंगे तो 696 रुपए यहाँ पर आपको एक लक्ष्य ये दिख रहा है यहाँ पर 3 जून 2019 से। उसके बाद से स्टॉक में लगातार गिरावट आई, यहाँ तक कि ये आपको 100 रुपए के आसपास इस समय देखिए लोएस्ट यहाँ पे आपको 71 यहाँ तक की ये दिख रहा है जून 2022 में। इनफैक्ट तो उस हिसाब से RBL बैंक आपको काफी कमजोर नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स स्टॉक में जो कमजोरी है वो लगातार बनी हुई है, इसको आप इसके परफॉर्मेंस से देख सकते हैं। एक साल में अभी तक इसने 30% का रिटर्न जो है नेगेटिव दिया हुआ है, लेकिन अगर आप इसके 6 महीने और 3 महीने के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो ये अच्छा यहां पर कहा जा सकता है क्योंकि थोड़ी सी रिकवरी आपको इस पॉइंट पर होती हुई नजर आ रही है। वॉल्यूम वाइज यहाँ पे ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि स्मॉल कैप के साथ वोलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है। अब अगर 650 रुपए प्लस का स्टॉक आकर के आपको 70-75 के रेंज में आ जाता है तो फिर आपको ये वाले लेवल्स आने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो भाई देखिए IPO में लोगों ने पैसा लगाया, वहां से निकले, तो कुछ लोग जो यहाँ पे फंसे होंगे, फिर बहुत सारे लोग उसके नीचे के लेवल्स पर फंसे होंगे, तो वो धीरे धीरे निकलेंगे। तो अभी तो ये सारे जो लेवल्स है, इस तरह के लेवल्स पाना जो है वो बहुत ज्यादा कठिन है। लेकिन
हाँ, यहां से स्टॉक को ऊपरी साइड जो है 144 के ऊपर आना और आगे एक तरीके से बढ़ना, ये इसकी प्रोबेबिलिटी जो है आपको ज्यादा दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो उनके पास बड़ा कॉर्पस होता है और उस कॉर्पस के हिसाब से और उस अपने रिसर्च के हिसाब से वो वहां पर इन्वेस्ट करते हैं। आप एक इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल की रिस्क लेने की एक कैपेसिटी होती है और उस हिसाब से हमें अपना फैसला लेना चाहिए। तो क्या हमें म्यूचुअल फंड्स को फॉलो करना चाहिए? एज आई सेड कि रिस्क लेने की कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है, तो हमें बिल्कुल उसका ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो हार्ड अर्न्ड पैसे हैं वो कहां जाने वाले हैं। तो कोई म्यूचुअल फंड्स या कोई बड़े इन्वेस्टर्स को हमें फॉलो नहीं करना है, बिल्कुल अपने रिस्क को एसेस करना है और देखना है कि इस बैंक का या किसी भी कंपनी का जो फंडामेंटल है वो कैसा है और टेक्निकल कैसा है। देखिए, इस दोनों में ही विवाद है। कुछ कहते हैं कि टेक्निकल के आधार पे करना चाहिए, कुछ फंडामेंटल के आधार पे कहते हैं, लेकिन टेक्निकल जो है वो फंडामेंटल को फॉलो करता है। और जहां तक टेक्निकल की बात है, ये इनको पहले पता चलता है म्यूचुअल फंड्स और रिसर्चर्स को जो उसमें रिसर्च करते हैं कि पर्टिकुलर कंपनी में क्या होने वाला है, तो इसी आधार पे वो बाय और सेल करते रहते हैं। तो यहां पर आपको विजिलेंट रहना है, और ये देखना है कि क्या आरबीएल बैंक में आप एक पोजीशन बना सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म की हो या फिर लॉन्ग टर्म की हो। स्टॉक काफी करेक्ट हो गया है, अपने ऊपरी स्तर से काफी ज्यादा करेक्ट हो गया है और इसमें जो भी प्रॉब्लम्स थी वो तो स्टॉक स्पेसिफिक जो भी स्मॉल कैप की होती है वो तो उसके साथ होती ही है, लेकिन क्या ये आगे यहां से दौड़ लगा सकता है, ये एक क्वेश्चन मार्क है और इसी पर हमें एक स्टैंड यहां पर लेना होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आरबीएल बैंक पर ये पूरी एनालिसिस जिसमें कि मैंने फंडामेंटल और टेक्निकल कवर की है, इस बैंक के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर आपको पूरी व्यू देने में सफल रही होगी। फ्रेंड्स, एक बिग अलर्ट है और वो ये है कि ये किसी भी तरह का एक रिकमेंडेशन या किसी भी तरह का कोई भी एडवाइस नहीं है, और अगर आपको किसी भी तरह का एडवाइस और रिकमेंडेशन या कोई भी एक्शन लेना है तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।